दोस्तों आप सभी छात्रों का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। मैं हूं कविराज। दोस्तों इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूं सोशल साइंस का मस्ट इंपॉर्टेंट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे भी इसी प्रकार से वीडियो आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एग्जाम से पहले इन सभी क्वेश्चन को जो है अच्छे से आप लोगों को रिविजन करके जाना है। एक भी क्वेश्चन आप लोगों का छूटना नहीं चाहिए। जैसे कि मैंने आप लोगों का हिंदी विषय का बताया था, हिंदी में से जो है ऑब्जेक्टिव में कई सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड की परीक्षा में टच हुआ था। कई सारे विद्यार्थी ने तो 40 में 40 अंक लाया है, मैंने जैसे कि आंसर दिया है। और मेरे खुद इंस्टीट्यूट में जो है बच्चों ने 40 में 40 अंक जो है लाया है। 40 में 40 सही, उसका सही है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग भी जो है आप लोग 40 में 40 को जो है सही कीजिए और आप लोगों का भी 40 में 40 आ जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से आप लोगों को मेहनत करना, अच्छे से रिविजन करके एग्जाम में शामिल होना है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें जो है सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है, यानी कि प्रकाश जो है किस तरंग का उदाहरण है। तो प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग का एक उदाहरण है, ठीक है। अगला है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड जो है चाल होती है। 3 गुना 10⁻8, यानी कह सकते हैं दोस्तों लगभग जो है 3 लाख के आसपास जो है ये 1 सेकंड में उतना मीटर जो है यानी कि निर्वात में जो चल सकती है प्रकाश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आभासी तथा सीधा। अगला है कि एक समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या r है। तो r बराबर क्या होता है, ये अपरिमित होता है, यानी कि r जो है इसका कोई लिमिट नहीं होता, ये अनंत होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत, ठीक है। समतल दूरी की कितनी दूरी, समतल दर्पण की दूरी कितनी होती है, ये अनंत होती है, इसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक लड़का समतल दर्पण से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर लंबवत खड़ा है और लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी। तो लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होती है, जरा ध्यान दीजिए दोस्तों। यहाँ पे कितना दिया गया है, फोकस दूरी दिया गया है 100 मीटर और इसमें कहता है लंबवत खड़ा है, तो प्रतिबिंब के बीच क्या होगी, तो r पूछा गया है, यानी r बराबर फॉर्मूला आप लोगों को पता है, r बराबर होता है 2f। तो यहाँ क्या करेंगे, 100 गुना 2 करेंगे, कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, अपवर्तन का नियम और परावर्तन का नियम, ठीक है। चलिए और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें भी स्नेल का नियम के बारे में भी पूछा जाएगा, तो उसको भी आप लोग जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में इसको याद कर लीजिएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि परावर्तन के नियम लागू होते हैं। तो सभी परावर्तक पृष्ठों पर जो है ये लागू होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि गोलीय दर्पण की ज्यामिति केंद्र को क्या कहते हैं। तो गोलीय दर्पण की ज्यामिति के केंद्र को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा मुख्य अक्ष। अगला है किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो क्या होती है, आधी होती है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। अगला है कि अभिसारक दर्पण है। तो देखिए दोस्तों अभिसारक दर्पण यानी कि उत्तल दर्पण को ही अभिसारक दर्पण कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आप लोगों का दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो देखिए गोलीय दर्पण यहाँ पे पूछा गया है, दर्पण और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। तो देखिए दर्पण, ठीक है, r बराबर होता है, r बराबर 2f होता है, ठीक है, और f बराबर होता है r/2। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको संबंध पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे f बराबर 2r दिया, जो कि नहीं होगा, तीसरा नंबर भी नहीं होगा और चौथा नंबर भी नहीं होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए जो है आपका राइट हो जाएगा। r बराबर 2f, यानी कि वक्रता त्रिज्या बराबर होता है 2 गुनी फोकस दूरी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा, आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि 20 सेंटीमीटर जो है एक वक्रता त्रिज्या दिया गया है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए दोस्तों मैंने अभी बताया कि f बराबर होता है r/2। तो यहाँ पे r/2 करेंगे, तो इसको अगर हम 2 से भाग देते हैं, ठीक है, इसको हम 2 से भाग देंगे, ये क्या हो जाएगा 10 से कट जाएगा ना, ये 20 जो है 10 से कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है।
अगला है कि एक दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो ठीक वही उसी सवाल रिपीट किया गया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे 30 जो पूछा गया है कि आपका 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या था और यहाँ पे पूछा गया है 32, तो इसकी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी हो जाएगी 16 सेंटीमीटर, यानी कि एफ बराबर निकालना है, एफ का मान निकालना है। तो एफ बराबर फॉर्मूला आप लोगों को मैंने बताया था कि एफ बराबर होता है r/2। ठीक है, उसको अच्छे से आप लोग फॉर्मूला को याद कर लेंगे। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या इन दोनों को जो है आप लोग अच्छे से याद करना है, उसमें क्या संबंध है, उसका क्या फॉर्मूला है, लेंस का सूत्र, दर्पण का सूत्र, इन सभी को आप लोग अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो ये आप लोगों को मालूम है कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। मैंने आप लोगों को बताया था ये दर्पण में जिस तरीके से अवतल दर्पण का ऋणात्मक होगा तो उत्तल लेंस का क्या हो जाएगा, तो अवतल लेंस का हो जाएगा धनात्मक। याद रखिएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, दर्पण का अपोजिट ही हमेशा जो है लेंस होता है। तो इसको अच्छे से आप लोग याद करेंगे। अगला है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र सी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पर। ठीक है, यानी कि जब सी पर केंद्र पर हो कोई भी वस्तु जो है अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र सी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पर ही बनेगा। ठीक है, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा क्योंकि वो समान आकृति का बनाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसी बीम की अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया हुआ है। अगला है किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है तो संभवतः दर्पण है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग तो शीशा उषा देखते हैं ना, जब भी आप कंघी करते हैं या अपने फेस को देखते हैं तो कौन सा दर्पण का यूज करते हैं, हमेशा जो है समतल दर्पण का यूज करते हैं या उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा समतल अथवा उत्तल दर्पण। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा दर्पण आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये होता है अवतल दर्पण। अगला है किसी दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है तो इसका हो जाएगा अवतल दर्पण हो जाएगा। वस्तु से क्या हो जाएगा, बड़ा बनता है तो वो हो जाएगा अवतल दर्पण, और छोटा बनाएगा तब लिखना है उत्तल दर्पण। ठीक है, और समान बनाएगा तो हो जाएगा समतल दर्पण। चलिए अगला है कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो अवतल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो होता है आभासी और वास्तविक, दोनों प्रकार का होता है, इसलिए ए और बी दोनों हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है। अगला है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो देखिए दोस्तों, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, वास्तविक तथा सीधा, वास्तविक तथा उल्टा, आभासी तथा सीधा, आभासी तथा उल्टा। इसको जो क्वेश्चन जो है ये वाला जो क्वेश्चन है आप लोग नीचे कमेंट में बताएंगे तो इसका आंसर क्या होगा। अच्छे से आप लोगों को अगर याद होगा तो आप लोग बताएंगे, मैं इस वीडियो के लास्ट में 24 नंबर का आंसर भी बता दूंगा। ठीक है, इसलिए दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि जब किसी बीम को किसी अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के साथ रखा जाता है या ध्रुव के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तो यह प्रतिबिंब होगा। तो यह प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी और सीधा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है कि उस दर्पण का नाम बताइए जो बीम का सीधा तथा आवर्धिक प्रतिबिंब बना सके। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अगला है किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अगला है वाहनों में पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। अगला है वाहनों के अग्रदीपों यानी कि आगे वाला जिसको हम कहते हैं साइड मिरर। ठीक है, कहता है कि वाहनों के अग्रदीपों यानी साइड मिरर के किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों उसका जो उपयोग करते हैं पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए उसका प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया हुआ है। अगला है कि सौर भट्टियों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका भी वही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। इसको अच्छे से आप लोगों को याद कर लेना है, इसको अच्छे से रिवीजन कर लेना है। मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। तो मोटर चालक के सामने यानी कि फिर वही पूछा गया पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं। तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में है। सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण।
दर्पण। अगला है हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। यानी कि नाई के दुकान में आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लड़के हैं तो आप सैलून जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि हमारी जो बालें हैं जब छोटी छोटी रहती है तो वह उसमें जो है बड़ा आकृति का दिखा देता है। तो ऐसा कारण, ऐसा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनाया जाता है, किस प्रतिबिंब में दिखाई देता है, तो ये होगा इंसान, इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। क्योंकि अवतल दर्पण जो है किसी वस्तु का बड़ा आकार का जो है प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि दर्पण सूत्र क्या है। देखिए दोस्तों, मैंने अभी जस्ट बताया कि आप लोगों को दर्पण सूत्र और लेंस वाला फॉर्मूला जो है दोनों को याद कर लेना है। तो दर्पण सूत्र क्या हो जाएगा, 1/v + 1/u बराबर 1/f, ये हो जाएगा। ठीक है, और लेंस का सूत्र इसका जस्ट अपोजिट करना है। इसमें प्लस होता है, धनात्मक होता है, तो इसमें ऋणात्मक होता है। मैंने अभी बताया था ना कि लेंस अगर माइनस में है तो दर्पण क्या होगा, प्लस में होगा। ठीक है, इसको अच्छे से आप याद करेंगे। धनात्मक जो है दर्पण होता है तो ऋणात्मक क्या होगा, लेंस होगा। तो लेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/v - 1/u बराबर 1/f, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया हुआ है। अगला है कि किस प्रकार का लेंस वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। दोस्तों यहाँ पे अगर दर्पण पूछा जाता तो होता अवतल दर्पण, लेकिन यहाँ पे ये पूछा गया है लेंस के बारे में, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है। अगला है किस प्रकार का लेंस आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया हुआ है। अगला है कि अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से होता है, वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, अगला है कि अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी। देखिए दोस्तों, जल का प्रयोग जो है हम किसी लेंस बनाने के लिए हम कर सकते हैं, कांच का भी प्रयोग कर सकते हैं, प्लास्टिक का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी से जो है लेंस बनाना संभव नहीं है। इसलिए दोस्तों ये इसका आंसर हो जाएगा आपका मिट्टी। ठीक है, अगला है कि किस बीम का वास्तविक तथा सामान्य साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। ठीक है, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर हम रखेंगे, तभी जो है उत्तल लेंस के सामने जो है वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अगला है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभव है, तो उसका क्या हो जाएगा, दोनों अवतल होगा। क्योंकि यहाँ पे ऋणात्मक दी हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल। क्योंकि अब मैंने बताया था कि अवतल जब यहाँ पे पूछा गया है लेंस और दर्पण, तो ये हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है, और उत्तल जो है वो प्लस होता है, धनात्मक होता है। उत्तल क्या होगा, प्लस होगा, और अवतल क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, अगला है कि किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ने या पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है। अगला है कि किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार का लेंस का उपयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे जस्ट वही क्वेश्चन है ना, सिर्फ घुमाकर जो है ये क्वेश्चन को पूछा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को अच्छे से जो है A to Z जो है आप लोगों को समझना है, अच्छे से उसको रिवीजन करके जाना है, कि ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर घुमा के दिया जाए या उल्टा पुल्टा करके दे भी दिया जाए तो फिर भी आप लोग उसको छोड़ोगे नहीं, अच्छे से आप लोग जो है बना लोगे। ठीक है, अच्छे से उसका आंसर क्लियर कर लोगे। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया कि किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं, तो इसका आंसर जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है, अगला है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, किरण के मुड़ने को क्या कहते हैं, तो इसका कहते हैं अपवर्तन। देखिए, अपवर्तन का नियम और परावर्तन का नियम पढ़े हैं ना, उसको जो है आप लोग अच्छे से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। अगला है स्नेल का नियमानुसार होता है। देखिए दोस्तों, मैंने अभी पहले ही जस्ट बताया, वीडियो के शुरुआत में ही मैंने बताया ना कि स्नेल नियम को आप लोगों को हर हाल में जो है याद कर लेना, क्योंकि स्नेल नियम का जो फॉर्मूला है ना
ना, वो आएगा। स्नेल नियम का जो सिद्धांत का जो फॉर्मूला आता है, ये देखियो, म्यू बराबर साइन आई बटा होता है साइन आर, जो कि ये वाला जो है स्नेल का नियम किसी जगह पर जो है साइन आई और साइन आर जो है हमेशा क्या होता है, अनुपातिक में दर्शाता है। तो ये वाला हमेशा आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पानी में आंशिक रूप से डूबी पेंसिल के मुड़े होने की घटना क्या परिणाम है। तो मुड़े होने की घटना का परिणाम क्या होता है कि प्रकाश का अपवर्तन के कारण जो है ऐसा प्रतीत होता है, ताकि कोई भी चीज अगर मान लो पेंसिल की जगह में हम कलम भी डुबा दें पानी के अंदर तो फिर भी मुड़ी हुई हमको प्रतीत होगा। क्यों होगा कि प्रकाश का अपवर्तन के कारण ऐसा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किसी लेंस की क्षमता P तथा उसकी फोकस दूरी f में क्या संबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों P बराबर 1/f होता है, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग याद करेंगे, क्योंकि देखिए किसी लेंस की क्षमता जो है फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है, यानी उल्टा होती है, अपोजिट होती है, तो इसलिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा P बराबर 1/f। इसको अच्छे से याद करेंगे। अगला है कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा डायऑप्टर, ठीक है। अगला है निम्न में से किसका मात्रक डायऑप्टर है, तो लेंस की क्षमता का। देखिए वही क्वेश्चन जो है घुमा के दिया गया है, तो आपको इन सभी क्वेश्चनों को आप लोगों को जो है अच्छे से रिवीजन कर लेना है, क्योंकि 12 अप्रैल को ये क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। और आप लोगों को एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है बच्चा, क्योंकि आप लोगों ने इतना मेहनत किए हैं, पूरा साल भर तैयारी किए हैं। अगर एक भी क्वेश्चन चूक जाता है तो बड़ी दिक्कत होगी। उसके बाद आप कहोगे यार ये तो हम जान रहे थे या पढ़े थे लेकिन भूल गए वहाँ पे। इसलिए दोस्तों आपको धैर्यपूर्वक अच्छे से आप लोगों को वहाँ पे बनाना है, अच्छे से जो है अमार को फिल करना है, ठीक है। फिर अमार पर जो है एक भी गलती नहीं कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को जो है लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से आप लोगों को आगे भी वीडियो मिल सकें। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।